तो मैं नीरज पटेल सर आपका टारगेट एकेडमी छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि आज से हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और यूट्यूब चैनल का नाम मैंने कल आपको बताया था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। टारगेट एकेडमी छतरपुर बाय नीरज पटेल सर। आप लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। हम बात करते हैं कि आज हमारी जो पहली क्लास होगी वो नंबर सिस्टम। इसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े होंगे वो आपने 4 से 5 प्रकार के पढ़े होंगे। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा। जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स के बारे में आपको समझाऊंगा। और याद रखिए, ये जो वीडियो बन रहा है इसमें ये जो इसका चैप्टर टॉपिक का जो नाम है उसको आप ध्यान रखना। इसको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए आप, इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे और ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो एकदम मुफ्त के होते हैं। अगर हम इसको गेन नहीं कर पाते हैं तो समझ जाइए कहीं ना कहीं हम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे और सिलेक्शन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए आज हम इसको बारीकी से समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को बार बार देखना। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि वास्तविकता में नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो संख्याएं होती हैं, सबसे पहले संख्या क्या है, व्हाट इज़ नंबर। तो जिसकी सहायता से हम गणना संबंधी कार्य करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं। बिना इसके हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये गणित का बहुत ही शुरुआती पार्ट है, बहुत ही स्टार्टिंग का पार्ट है, याद रखना आप। तो हम बात करते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि सबसे पहले संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले संख्याओं को 3 भागों में बांटा गया। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या और तीसरा सम्मिश्र संख्या। तो हमें अब समझना है कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या होती क्या है। इंग्लिश में एक बार मैं इसको बता देता हूँ। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, ऐसी संख्याएं जिसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें उन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी, इसमें -∞ से लेकर +∞ तक की संख्याएं दर्शाई गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत नेगेटिव संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं और न्यूट्रल नंबर यानी उदासीन नंबर 0, ये सभी समाहित होते हैं। अभी मैंने बात की है वास्तविक संख्याओं की, याद रखिए, लेकिन आगे चल के हमें इसी के पार्ट के बारे में पढ़ना है। यही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है, याद रखना आप। अब मैं बात करता हूँ काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, इमेजिनरी, इमेजिन करना, कल्पना करना। तो ऐसी कोई भी संख्या जो हमें ना दिखती हो, जिसकी हम दिमाग में कल्पना करें, ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्याएं कह सकते हैं। अब रियल में गणित की भाषा में ये काल्पनिक संख्याएं होती क्या हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी हिंट लिख दी है। इसको देख कर के आप पहचान सकते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है कि नहीं है। मैंने यहाँ रूल लिखा है कि रूट के अंदर नेगेटिव संख्या, यदि रूट के अंदर मैं नेगेटिव संख्या लिख देता हूँ और रूट के बाहर वह माइनस चिन्ह हम ना निकाल सकें तो आप समझ जाना कि वह संख्या आपकी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, याद रखिए।
जैसे यहाँ मैंने लिखा माइनस का रूट थ्री, माइनस का रूट थ्री। अब बच्चों याद रखिए मैंने इसमें कौन सा चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और जैसे ही इसमें माइनस का चिन्ह लगाया तो ये काल्पनिक संख्या के अंतर्गत आ गया। अगर मैं इसका माइनस चिन्ह हटा दूं, यदि मैं इसका माइनस चिन्ह हटा दूं तो अब ये काल्पनिक संख्या नहीं होगी, यह एक रियल नंबर वास्तविक संख्या बन जाएगी, याद रखना। अगर हम रूट के अंदर माइनस वाली संख्या को लिख देते हैं और माइनस ना हटा सकें तो ऐसी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे, सोचेंगे तो फिर हम इस माइनस को हटा ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसका भी एक नियम होता है जिसमें आप माइनस को अलग कर सकते हैं। इसका नियम क्या होता है, थोड़ा सा मैं उसकी बात करता हूँ कि एक चिन्ह होता है, साइन होता है आई, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। इंग्लिश का इसका पूरा नाम आई फॉर आयोटा होता है। आई इक्वल रूट का -1 होता है। तो अगर मैं इस रूट माइनस के रूट 3 में से माइनस का चिन्ह हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 माइनस √1, और √3 इंटू माइनस का √1, इसकी वैल्यू हम समझ चुके हैं कि आई होती है। तो आई के स्थान पर -1 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो सीधा सा मैं आपको डायरेक्टली समझाता हूँ। ऐसी सभी संख्याएं जिनके रूट के अंदर माइनस का चिन्ह लगा हो वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। अब बात आती है सम्मिश्र संख्या। अच्छा, इसमें एक और बता देता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस का √4। अब आप कहेंगे कि माइनस का √4 है सर, इसकी तो वैल्यू -2 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू -2 नहीं होती, याद रखिए आप। क्यों? क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √4 माइनस √1। 4 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा, लेकिन रूट का -1 ये हमेशा रूट में ही रहेगा और इसके बदले में हमें इमेजिनरी आयोटा जोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना आप, ऐसी संख्याएं जिसमें रूट के अंदर माइनस हो वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं संख्याओं के तीसरे टाइप की, और तीसरा टाइप है आपका सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। सम्मिश्र, जैसा नाम से पता चल रहा है कि सम्मिश्र यानी दो संख्याओं का मिश्रण। जहाँ दो संख्याओं का मिश्रण करके कोई नई संख्या बनाते हैं तो उसको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? एक आपने रियल नंबर पढ़ा, एक इमेजिनरी नंबर पढ़ा। आप देख सकते हैं जब मैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर दोनों को मैं इंक्लूड, दोनों को मिला देता हूं तो एक नई संख्या बन के आ जाती है, और इस संख्या को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं 3, ये 3 इसका जो रूप होता है a + ib के रूप में होता है। 3 एक रियल नंबर है और 4i एक इमेजिनरी नंबर है, और दोनों को अगर मिला दूं तो ये दोनों मिलकर के सम्मिश्र संख्या का रूप ले लेती हैं। तो अभी मैंने आपको संख्याओं के तीनों पार्टों के बारे में बताया, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। अब मैं बात करता हूँ वास्तविक संख्या की। हमें इसी का डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ना है, यही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए बेटा। वास्तविक संख्याओं के यहाँ फिर से 2 पार्ट किए गए। एक पार्ट है आपका वास्तविक संख्याओं के 2 पार्ट किए गए। एक पार्ट है आपका पूर्णांक यानी इंटीजर, और एक पार्ट है आपका दशमलव यानी डेसिमल नंबर। इंटीजर आप देख सकते हैं, पूर्णांक में देख सकते हैं कि पूर्णांक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, आप सोचेंगे ये तो दोनों एक ही हैं, तो ये दोनों एक हो सकती हैं क्योंकि इनकी परिभाषा भी एक होती है, लेकिन पूर्णांक संख्याओं को वास्तविक संख्याओं रियल नंबर के अंदर माना जाता है। अब बच्चों बात करते हैं पूर्णांक संख्या इंटीजर। तो इंटीजर नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिसको हम नंबर लाइन पर दर्शा सकें, तो ऐसी संख्याओं को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। लेकिन याद रखना इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब हम इन दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच में लेंस लगाकर देखते हैं तो इन दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच अनेक संख्याएं हमें दिखती हैं, जिसमें आपको 1.1,
1.2, 1.3 ऐसा 1 से ले 1.9 तक दिखेगा। जब हम लेंस लगा के देखेंगे तब इनके बीच में हमें 1 से लेकर के 1.9 तक दिखेगी, और फिर उसके बीच में भी हम लेंस लगाएंगे तो उसके बीच में भी अनेक पॉइंट वाली संख्याएं हमें दिखाई देंगी। याद रखना। तो सीधा सा मैं आपको बताता हूँ, पूर्णांक संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और जीरो न्यूट्रल भी आता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब मैं बात करता हूँ इसका वास्तविक संख्याओं का दूसरा पार्ट। इसका दूसरा पार्ट होता है दशमलव संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा, इंटीजर यानी पूर्णांक, दशमलव यानी डेसिमल संख्याएं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं? जैसा आप जानते हैं, जब भी हम किसी फ्रैक्शन में किसी संख्या का भाग करते हैं और भाग नहीं जाता है तो इस भाग को देने के लिए हम दशमलव का यूज़ करते हैं, और यहाँ एक जीरो मिल जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये दशमलव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं इसको दो भागों में बांटा गया, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, एक होता है आपका शांत दशमलव और दूसरा होता है आपका अशांत दशमलव। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। शांत दशमलव क्या है और अशांत दशमलव क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिए आप। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसके बारे में आपको याद रखना है। शांत और अशांत, शांत और अशांत के बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर शांत का मतलब क्या है और अशांत का मतलब क्या है। तो भाई शांत का मतलब होता है ऐसी भिन्न, ऐसी संख्या, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हम भाग करते हैं तो जो दशमलव के बाद पूरा विभाजित कर दे, ऐसी भिन्न को हम शांत दशमलव भिन्न कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं, याद रखिए आप। जैसे अगर मैंने लिखा 0.2, 0.3, 0.6, 0.5 तो ये सभी के सभी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, शांत दशमलव ऐसी संख्याएं, ऐसी भिन्न जो दशमलव के बाद पूरी विभाजित हो जाती हैं, शांत दशमलव भिन्न कहलाती हैं, याद रखिए। अब बात करता हूं मैं किसकी? अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत दशमलव क्या होती हैं? ऐसी भिन्न, ऐसी संख्याएं, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें हम दशमलव के बाद उसको शांत ना कर सकें, काटने पर बार बार कोई भी नंबर आता जाए और वो अनंत तक कटे, इन्फिनिटी टाइम कटे, तो ऐसी संख्या को हम अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या कहते हैं, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1/3, तो 1/3 लिखा, अगर मैं 3 का इसमें डिवाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं 0.3333 ये अनेक बार कटता है, तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, याद रखिए। अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, हाँ, अशांत दशमलव जो संख्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है जो दशमलव के बाद पूरी विभाजित नहीं होती है, ऐसी संख्या को हम अशांत दशमलव भिन्न कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे मैंने एक जो एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल में लिखा है कि 1/3 एक फ्रैक्शन है, जब मैं 3 का इसमें डिवाइड करता हूँ तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद ये बार 3 रिपीट हो रहा है, ये शांत नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम इस भिन्न को अशांत दशमलव भिन्न कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, याद रखिए। इस भिन्न का एक नाम और होता है, इसको हम आनौशानी के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम आनौशानी भी होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 4 आपको एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा बताइए इसमें कौन सी एक भिन्न अशांत दशमलव भिन्न है, फिर आप कैसे पहचानेंगे। तो इसका एक नियम मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर आपको दिख रहा हो ध्यान से देखें आप। मैंने लिखा है कि इसकी पहचान होती है हर के गुणनखंड में केवल 2 या 5 हों
तो वह भिन्न आपकी शांत दशमलव भिन्न होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होती है, याद रखना है आपको। और अशांत दशमलव की पहचान क्या है कि जो भी भिन्न दी गई है अगर उसके हर के फैक्टर करते हैं, हम हर के गुणनखंड करते हैं, अगर गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो वह भिन्न आपकी अशांत दशमलव भिन्न नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, याद रखना आप। ये बहुत ही अच्छा नियम है, इसमें हम देख के ही बता सकते हैं कौन सी भिन्न शांत है और कौन सी भिन्न अशांत है, कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है, याद रखिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 29/20। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 37/6। तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा 167/125। मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बताइए इन तीनों में से कौन सी एक अशांत दशमलव भिन्न है, कौन सी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए आप। ये पेपर में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, एसएससी वालों ने पूछा है, पुलिस में पूछा है, एसआई में पूछा है, ये क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। बहुत ही अच्छा लॉजिक है। इसमें पूछा गया है, बताइए निम्न में से कौन सी एक अशांत दशमलव भिन्न है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो भी हमें जिसकी हमें पहचान करना है कि वो शांत है कि अशांत है, उसमें आप हर के गुणनखंड कीजिए, डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिए। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ 20 लिखा है, अगर मैं इस 20 के फैक्टर करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2 × 5। आप मुझे बताइए, आपको दिख रहा होगा क्या इसके फैक्टर में कहीं आपको 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर दिख रहा है? 2, 2, 5 जैसे आप एलसीएम में फैक्टर करते हैं आपको वैसे ही करना है। क्या बताइए आपको इसमें 2, 2, 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर दिख रहा है? तो आप सोचेंगे सर कोई और फैक्टर नहीं दिख रहा है, तो निश्चित है, मैंने अभी बताया था, जिसमें हर के गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप में आए वह कौन सी भिन्न होती है? शांत दशमलव भिन्न होती है। तो ये एक शांत दशमलव भिन्न है, याद रखना। ये कौन सी भिन्न है? ये एक शांत दशमलव भिन्न है। अब मैं दूसरी भिन्न को देखता हूँ, चेक करता हूँ 37/6। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो इसके फैक्टर 2 × 3 आएंगे। भाई अभी मैंने चर्चा की थी कि हर के गुणनखंड डिनोमिनेटर के फैक्टर केवल 2 और 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा इसमें 2 और 5 के अलावा क्या दिख रहा है? 3। तो निश्चित ही क्या आप बता सकते हैं कि ये शांत है कि अशांत है? तो आपके दिमाग में तुरंत नियम आ जाएगा कि जब हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो निश्चित है वह भिन्न शांत नहीं रहेगी। वह कौन सी भिन्न हो जाएगी? वह एक अशांत भिन्न हो जाएगी। तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, याद रखना आप। ये कौन सी भिन्न हो जाएगी, कौन सी संख्या है? यह एक अशांत दशमलव संख्या है, याद रखना। अब मैं बात करता हूँ शांत और अशांत के बाद। अशांत दशमलव संख्या के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ये तो कन्फर्म है, ये दोनों ही अशांत होंगी। अब अशांत के अंदर भी इसके 2 पार्ट हैं, आवर्ती और अनावर्ती, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो बेटा रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग का मतलब सीधा सा है, जो दशमलव के बाद एक ही जैसे नंबर को रिपीट करे। जो दशमलव के बाद, जिसमें दशमलव के बाद एक जैसे नंबर रिपीट होते हैं उसको हम रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और जिसमें दशमलव के बाद एक जैसे नंबर रिपीट नहीं होते हैं, या मैं सीधा कहूँ जिस पे बार नहीं लगाया जा सकता है, उसको हम अनावर्ती संख्या भी बोलते हैं, याद रखिए आप। तो अब मैं बात करता हूँ आवर्ती और अनावर्ती के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 0.373737... तो इसमें मैं बार लगा सकता हूँ 0.37 के ऊपर बार। तो यह एक आवर्ती
अशांत दशमलव संख्या है। अगर मैं ऐसा लिख दूं 0.26893457, अब इसमें आप देख सकते हैं, क्या हम इसमें कहीं बार लगा सकते हैं? क्या हमें पता चल रहा है संख्या कहाँ से रिपीट हो रही है? हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो निश्चित ही यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। कौन सी संख्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, याद रखना आप। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितनी भी हमारी रूट की वैल्यू होती हैं, जितनी भी हमारी रूट की वैल्यू होती हैं जिसमें रूट का मान कंप्लीट नंबर्स के रूप में नहीं निकलता है, तो वो सभी की सभी अशांत अनावर्ती वैल्यू देती हैं। अशांत अनावर्ती संख्याओं के अंतर्गत ही उनका मान निकल के आता है, याद रखना आप। और इन सभी अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम एक नए नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है अपरिमेय संख्या। जिसका नाम क्या होता है? अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, याद रखिए। अभी मैंने आपको बताया अशांत दशमलव संख्या, आवर्ती और अनावर्ती, जिसमें दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो, वो आपकी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या है। जिसमें दशमलव के बाद बार बार रिपीट ना हो, वह आपकी अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है। अब मैं फिर से वहीं पीछे आता हूँ कि भाई हमने वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट पढ़े थे, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। पूर्णांक संख्याओं के भी दो पार्ट होते हैं, याद रखिए आप। पूर्णांक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, एक आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसमें कहीं से आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। इसी से आपके दोनों नंबर्स निकल के आ जाएंगे। अगर हम सभी नेगेटिव नंबर को छोड़ देते हैं, अगर हम सभी पूर्णांक संख्याओं में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, अगर हम उसमें से नेगेटिव नंबर्स को छोड़ देते हैं, तो जो भी हमारे जीरो से लेकर के पॉजिटिव नंबर बचते हैं, इन सभी नंबर्स को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, याद रखिए। लेकिन इसमें जीरो समाहित होता है। जीरो से लेकर के सभी पॉजिटिव नंबर को जब हम शामिल कर लेते हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर मैं जीरो को भी छोड़ देता हूँ और केवल धनात्मक संख्याओं को लेता हूँ, तो इन सभी पॉजिटिव नंबर, एक से स्टार्ट करूँ तो इन सभी पॉजिटिव नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। आपको दिख रहा होगा जो मैंने ब्लू लाइन से कवर किया है, ये एक प्राकृतिक संख्या है, और जो मैंने ब्लैक से कवर किया है, यह एक पूर्ण संख्या है, याद रखना। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ब्लू वाला पार्ट आपका नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, ब्लैक वाला पार्ट आपका पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, याद रखना। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो यहाँ से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव हो सकती हैं? आपको इसमें दिख रहा है, क्या प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव हैं? बिल्कुल नहीं है। अगर कोई पूछता है क्या -5 प्राकृतिक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर बोल दीजिए कि -5 प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव नहीं होती। अब दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बेटा आपने देखा है, हमने माइनस वाली संख्याओं को छोड़ा, जीरो को भी छोड़ा, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग 1 से होगी, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब मैं बात करता हूँ पूर्ण संख्या में क्वेश्चन क्या बनेगा। याद रखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। पहले हमने प्राकृतिक संख्याओं को खोजा, और जब हमें प्राकृतिक संख्याओं की खोज की, इसके बाद जब हमने उसमें 0 को शामिल किया, तो 0 को जैसे ही शामिल किया तो उन प्राकृतिक संख्याओं का नाम पूर्ण संख्या रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ये दोनों ही हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं होते। कोई भी अगर क्वेश्चन करता माइनस में कोई पूछ ले, तो ना ही वो प्राकृतिक होगी, ना ही वो पूर्ण संख्या होगी, याद रखिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं, थोड़ी सी हम इसी के बारे में और आगे चर्चा करते हैं कि यहाँ से हम वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण फिर से नए तरीके से कर सकते हैं। देखिए,
कई सारे टीचर हैं, उनके इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाता, वो हमेशा सही ही पढ़ाता है, लेकिन बस उसी चीज़ को दर्शाने का तरीका अलग अलग है, याद रखना। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस पार्ट को और फिर से बता देता हूँ कि बेटा ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या है, इस संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और याद रखना, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको हम p/q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ये दशमलव के बाद कहाँ तक रिपीट होगी। इसको छोड़ करके, इस अनावर्ती संख्याओं को छोड़ करके जितने भी ये सारे नंबर्स होते हैं, ये सभी के सभी नंबर्स आपके परिमेय नंबर कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। याद रखिए आप, इसी की चर्चा मैं आगे करने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझना। हमने यहाँ से वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा। वास्तविक संख्याओं को फिर से दो भागों में बांटा, एक तो परिमेय रेशनल नंबर, दूसरा अपरिमेय इरेशनल नंबर। परिमेय अपरिमेय क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो बेटा परिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम p/q q ≠ 0 के रूप में कन्वर्ट कर सके। जो संख्याएं p/q के रूप में होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं परिमेय होती हैं। अब कोई कहे सर बताइए, क्या एक परिमेय है, क्या 0 परिमेय है? तो बेटा कन्फर्म है, इसके बटे में 1 होगा, इसके बटे में भी 1 होगा। तो ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चलेगा। तो इन अनावर्ती संख्याओं को छोड़ करके हम इन सभी संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं किसके अंदर आएंगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगी। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? पूर्णांक भी आ जाएगा, शांत दशमलव संख्याएं भी आ जाएंगी, अशांत दशमलव संख्याएं भी आ जाएंगी। लेकिन अशांत दशमलव संख्याओं का कौन सा पार्ट नहीं आएगा? अशांत दशमलव संख्याओं का अनावर्ती पार्ट नहीं आएगा, नॉन रिपीटिंग वाला पार्ट इसके अंतर्गत नहीं आएगा। याद रखिए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, जिसको हम p/q के रूप में ना लिख सकें। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ 0.67823 क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें हम 12 लगा सकते हैं क्या? क्या हमें पता चल रहा है कहाँ से रिपीट हो रहा है? हमें पता नहीं चल रहा है। तो याद रखना, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी, अनावर्ती संख्या होगी। और यदि मैं कोई भी रूट की वैल्यू लिख दूं, अगर मैं कोई भी रूट की वैल्यू लिख देता हूं जिसका पूरा मान नहीं निकलता है, तो याद रखिए वो भी आपकी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यहीं से थोड़ा सा और मैं चर्चा करता हूं। पाई वेरी इंपॉर्टेंट है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 3.147। याद रखिए आप। अब आपके दिमाग में आएगा पाई बराबर 3.147। याद रखिए, पाई बराबर 22/7, पाई बराबर 3.147। ये सभी के सभी मान आपके क्या हैं? अपरिमेय हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर पाई बराबर 22/7, तो दिस इज p/q फॉर्म में है। तो लेकिन याद रखना, पाई का जो 22/7 मान लिया है हमने, वह एक मानी हुई अवधारणा है, और मानी हुई अवधारणा हमेशा अपरिमेय होती है, कभी भी परिमेय नहीं होती। और जो पाई बराबर 3.147 है, ये भी आपका अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको काटते जाएंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जब हम 22 में 7 का भाग करेंगे तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा, तो निश्चित ही ना हमें रिपीटेड नंबर मिलेंगे। तो बेटा याद रखो, अगर पाई लिखा है तो वो हमेशा अपरिमेय होगा, चाहे उसके साथ में 22/7 लगा हो, चाहे 3.147 कुछ भी लिखा हो, अगर पाई लगा तो वह एक अपरिमेय संख्या है। ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक
कोई सा भी चिन्ह लिखा हो वो हमेशा अपर में होगा। तो याद रखिए अपर में संख्या जिसको हम P/Q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, ये शांत के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, शांत के बारे में पहले बता दिया। अब थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको प्राकृतिक संख्याएं। तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया, एक आपका भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर, एक आपका अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं, याद रखिए। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है भाई कि 4 क्या है? क्या मुझे कोई बता सकता है कि माइनस का 4 क्या है, कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो निश्चित है कई बच्चों ने बोला है कि माइनस का 4 भाज्य है, तो यह क्वेश्चन आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसका पार्ट हैं? प्राकृतिक संख्याओं का पार्ट है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं ऑलवेज पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर मैं माइनस में कुछ भी लिख दूं तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, और भाज्य और अभाज्य प्राकृतिक का ही पार्ट है। तो निश्चित है भाज्य और अभाज्य संख्याएं कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव का ही पार्ट है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं भाज्य और अभाज्य, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। भाज्य ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों, या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वह संख्या आपकी भाज्य यानी कंपोजिट संख्या कहलाती है। जैसे मैं बात करूँ 4 को काटने वाली संख्या कौन सी है? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो आप देख सकते हैं इसके कितने फैक्टर आ गए? 3। 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो यह एक भाज्य संख्या है। अब मैं बात करता हूँ अभाज्य, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 2 को काटने वाला कौन कौन है? 1 और 2। 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 होगी। इसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होंगे, यानी जो स्वयं और एक के अलावा और किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन उठ रहा होगा तो 1 क्या है भाई? 1 क्या है? 1 भाज्य है कि अभाज्य है? तो बेटा याद रखना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, इसे किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया। ना तो इसको भाज्य कहा गया है और ना ही अभाज्य कहा गया है। तो 1 को छोड़ने के बाद प्राकृतिक संख्याओं में हमें क्या छोड़ना है? प्राकृतिक संख्याओं में हमें 1 को छोड़ देना है। 1 को छोड़ने के बाद जो भी संख्याएं बचेंगी उन्हीं में से आपको भाज्य मिलेगा, उन्हीं में से आपको अभाज्य मिलेगा, कंपोजिट मिलेगा और प्राइम मिलेगा। याद रखिए आप। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। याद रखिए, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पेपर में 100 बार पूछा गया ये क्वेश्चन और बच्चे इसको गलत करके आते हैं। आप हमेशा दिमाग में बैठा के रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपकी 2 होगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? आपकी 3 होगी। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 होगी। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9 होगी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, याद रखिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पूरे मैटर में अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही हैं, भाज्य और अभाज्य। इसके आगे क्वेश्चन क्या है? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य होती हैं? तो याद रखिए 15 होती हैं। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 10 होती हैं। तो 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी? 15 और 10 कितनी हो जाएंगी? 25। पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से 100 तक बेटा याद रखना 15 और 10 कितना हो जाएगा? 25 होती हैं। अगर थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछता है तो पूछेगा 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कितनी अभाज्य होती हैं? तो याद रखिए 100 से 200 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 21 प्राइम नंबर होते हैं। याद रखना
तो आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लगभग बहुत सारी संख्याएं जितनी होती हैं सभी संख्याओं के बारे में बताया है, और भी इसके बाद कुछ संख्याएं रह जाती हैं जिसकी चर्चा मैं आपको अगले वीडियो में करूँगा। लेकिन याद रखना, मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, हमें 1000 सब्सक्राइबर करना है, तभी हम लाइव पढ़ा सकते हैं, और जब लाइव पढ़ाएंगे तो उसका मज़ा कुछ और ही होगा। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।